चलिए सर, डिडक्शन चैप्टर 80C से 80U के डिस्कशन में काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ 4-5 सेक्शन का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और अगर ये वाली वीडियो YouTube पे बच्चे देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, CA में ओनली। आप अगर CA इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो और जो भी डिस्कशन चल रहा है ये आपके काम का नहीं है, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं। सर, डिडक्शन चैप्टर 80C से 80U का डिडक्शन जो हम लोग क्लास में डायरेक्ट टेक्स्ट में डिस्कशन करते हैं, ये जो चैप्टर है कॉमन है, CA इंटर को भी पढ़ना है, CA में इंटर को भी पढ़ना है, ठीक। बट इसके अंदर के कुछ सेक्शंस जो आज हम लोग बैक टू बैक डिस्कस करने वाले हैं, ये CA इंटर के स्टूडेंट्स को CA इंटर के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो यहां आता है डिफरेंस। जब आप एज अ CA में स्टूडेंट्स मुझसे या किसी फ्रेंड से या सोशल मीडिया पे आप पूछते हैं कि भाई मैं CA में स्टूडेंट हूं, मुझे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है CA के सिलेबस से, ऐसा मान लो आप कभी कभी पूछते हैं से कैपिटल गेन चैप्टर में, PGBP चैप्टर में या पूरे DPT में आप चैप्टर वाइज आइडिया रखना चाहते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए ये जो अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, ये सब एक्स्ट्रा है। चाहे हम 80JJA की बात करें, सर अभी हम लोग 80JJA की बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे 80LA में, उसके बाद जाएंगे 80M में, उसके बाद जाएंगे 80IAC में, और एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करेंगे 1 मिनट का MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसमें 80IBA। तो ये मोटा मोटी 4-5 सेक्शन है जिसका आइडिया हमें रखना है एज अ CA स्टूडेंट्स हमारे आने वाले एग्जाम्स में, जिसका डिस्कशन हम करेंगे। और हो सकता है इस वीडियो को मैं YouTube पे भी अपलोड करूं, तो अगर आप बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो जो भी CA में इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में होने वाला है वो 2 सेक्शन, इसकी तैयारी करना ही करना है आपको, 80M प्लस 80IAC। ये 2 सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंस हमने अभी अभी दिया किसको, पिछले लेक्चर में 80JJA को, या फिर पहले 80G पढ़ते समय डिस्कस कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर 80D या फिर 80C या फिर 80CCD, तो वैसे ही आपको इन 2 सेक्शन को काफी इंपॉर्टेंस देनी है, 80M को और 80IAC को अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करनी। एक बात और बता दूं, 80P सिलेबस में अब नहीं है, 80PA अब सिलेबस में नहीं है। तो सर, जिन बच्चों के पास 23rd एडिशन की बुक है, 23rd, सर आपके पास मान लो 23rd एडिशन की बुक है तो उसमें तो मैंने 80P का रेफरेंस यहां से हटा दिया। अब मान लो आपके पास 22nd एडिशन बुक है और नोट्स में 80PA मेंशन है, तो मैंने इसको इंप्रूव कर दिया। 22nd एडिशन को जब मैंने सेकंड प्रिंट में भेजा तो इंप्रूव करके वहां से 80PA का रेफरेंस हटा दिया। हो सकता है आपके पास मेरी 22nd एडिशन की बुक हो और उसमें 80PA दिख रहा हो, तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, नॉट इन सिलेबस में। और 80P को मैं जनरली वॉल्यूम 2 में कवर करता हूं, तो वो भी अब सिलेबस में नहीं है। 80P, सर 80P को मैं वॉल्यूम 2 में कवर करता था, वो भी अब सिलेबस में नहीं है। 80P एंड PA CA में इंटर के स्टूडेंट्स ना पढ़ें। अब जो बैक टू बैक पढ़ेंगे हम लोग अब सेक्शंस, उसमें से 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 80M एंड 80IAC। ये बातें अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, साथ में पढ़िए। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आप तो पढ़ ही रहे हैं, बुक आपके पास है, या तो 22nd एडिशन की बुक है आपके पास या 23rd एडिशन की बुक है। प्लीज कंटिन्यू कर। सर पेज नंबर 9.28 80JJA बहुत छोटा सा सेक्शन है। अगेन इनकम बेस्ड डिडक्शन बोलेंगे इसको हम लोग, इनकम बेस्ड डिडक्शन बोलेंगे इसको। किस रेंज में आ रहा है, 80IA टू 80RRB की रेंज में आ रहा है। तो सर 2 बातें ध्यान रखनी है क्या, एक, आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप इसे रिटर्न फाइल करते समय क्लेम करो। अगर आप रिटर्न फाइल करते समय क्लेम नहीं किए हो तो डिडक्शन नहीं मिले। एंड एक और बात, क्या रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट। सर जो आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर दें, अगर आप इनकम बेस्ड डिडक्शन लेना चाहते हैं जिसके अंदर 80JJA फॉल करता है। तो आप ये बात ना कहां ध्यान रखना, जब हम 80QQ भी पढ़ते हैं, 80RR भी पढ़ते हैं, ऑलरेडी हो चुका है वो,
अभी पिछले सेशन में हमने 80JAA कवर किया, वहां भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूं। तो ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर है। आप रेंज ध्यान रखना, ATIA टू RRB के अंदर जितने भी सेक्शन फॉलो करेंगे, जो आपको एज ए सिलेबस पढ़ना है, उनमें रिटर्न फाइल करते समय क्लेम जरूरी है और रिटर्न को टाइमली फाइल करना चाहिए। और क्या खास बात है सर, इसमें 100% आपकी इनकम डिडक्शन मिल जाएगी, यानी टैक्स फ्री हो जाएगी 5 साल तक। आप जो भी इसमें बिजनेस कर रहे हैं, देखो आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से इनकम होगी, आप उसको PGBP में टैक्सेबल कर देना, से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। जितनी इनकम तुम टैक्सेबल करोगे वो सारी की सारी कहां जाएगी, GTI में। उसके बाद आप 80JAA का 100% 5 साल तक बेनिफिट लेते रहना, यानी टैक्स फ्री है। ये एक तरह से आपके लिए ये एक तरह से टैक्स फ्री बिजनेस है फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का टैक्स इंसेंटिव्स, एक तरह का टैक्स इंसेंटिव्स। और क्या कहते हैं, टैक्स हॉलीडे पीरियड बोलते हैं इसको, टैक्स हॉलीडे पीरियड बोलते हैं। कितना साल, 5 साल टैक्स हॉलीडे है। सर 5 साल का टैक्स हॉलीडे है अगर इस बिजनेस को आप करते हो, मतलब 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगे। ठीक है, इस तरीके की बातें होती है ऐसे केसेस में, जहां पर गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हारी इनकम का 100% डिडक्शन दे दें। तो वही बात यहां लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3, 100% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम सच बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 consecutive years इन विच द बिजनेस कमेंस। यानी पहला साल कौन सा साल होगा सर, कोई भी 5 साल नहीं, नहीं नहीं, पहला साल वो साल जिस ईयर में आप अपना बिजनेस कमेंस करते हैं। सर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, इनकम हुई तो डिडक्शन ले लो, लॉस हुआ तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, लेकिन सर मोटा मोटी 5 सालों की बात में जब आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको डिडक्शन जो मिलेगा, फिर उस लॉस को सेट ऑफ करके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा डिडक्शन। तो हम उस टेक्निकल थिंग्स में नहीं जा रहे क्योंकि वो बियॉन्ड द सिलेबस है। सर मान के चलो पहले साल लॉस हुआ तो लॉस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके अगले साल इनकम हुई तो इनकम का डिडक्शन ले लो। ठीक, लेकिन इनकम का डिडक्शन लेते समय पिछले साल का लॉस जाके उसको सेट ऑफ करेगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिडक्शन भी कम हो जाएगी। ये तो बात नॉर्मल आप जान ही रहे हो कि सर अगर हम देखो PGBP इनकम हुई 5 करोड़, लेकिन लॉस सेट ऑफ करके GTI में गया 3 करोड़, तो डिडक्शन भी तो 3 ही करोड़ मिलेगा। 5 साल फिक्स है, और ये 5 साल आपकी चॉइस वाले नहीं है कि सर पहला साल में लॉस हुआ तो छोड़ देते हैं, आगे के 5 साल ले लेंगे। नहीं, आपको पहला साल कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस ईयर में आपने बिजनेस कमेंस किया। सर इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। हाँ, ऑल SSCs, चाहे आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, LLP हो, सबको। बोला सर लास्ट किस तरह का बिजनेस करना है, इसके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अगर मैं कोचिंग चलाऊंगा तो टैक्स दूंगा, यस। अगर मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं। और अगर तुम अगर ये वाला बिजनेस कर रहे हो जो आप डिस्कस करेंगे तो 5 साल तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना, छठे साल इस बिजनेस को बेच के निकल जाओ, फिर कोई और बिजनेस करें। सर कैसा बिजनेस है, तो इसमें आपको वेस्ट प्रोसेस करना हो। यस सर, आप अगर वेस्ट प्रोसेस करेंगे और उसको फर्टिलाइजर, बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा बात है। फ्री में गवर्नमेंट की वेस्ट प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट को 10 बात कहेंगे, हम किसी MCD को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम 10 बात कहेंगे कि देखो कितना कचरा फैला हुआ है। भाई कचरा आसपास फैला हुआ है तो हम किसको 2 बात बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ये बात भी नहीं देखती है। तो गवर्नमेंट ये इंकरेज कर रही है प्राइवेट पार्टीज को, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को, कि आप आओ हमें वेस्ट प्रोसेस करने में हेल्प करो, हम 5 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं, और कचरा फ्री में मिल रहा है इनको, यानी इनका रॉ मटेरियल इनको फ्री में मिल रहा है। फ्री में नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑक्शन करती है। सर ये जो शहरों के आसपास में कचरों का ढेर जो लगता है, अच्छा हम तो फ्री में दे देते हैं, हम अपने घर का कचरा फ्री में दे देते हैं। अब वो कचरा एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक, अब वहां लगते हैं ये प्लांट्स जो उन कचरे को प्रोसेस करके फर्टिलाइजर बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। और वो प्रोसेस करने वाली कभी कभी गवर्नमेंट एंटिटी होती है, कभी कभी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। जो भी हो टैक्स नहीं लगेगा 5 साल तक। कहता है the deduction is allowed where the SEC is engaged in the business of collecting and processing or treating the biodegradable waste। सर कौन सा वेस्ट आपको प्रोसेस करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
सर वेस्ट में तो अब आप मान लो है ना स्क्रैप भी लेना शुरू कर देंगे, जो आयरन के स्क्रैप होंगे, स्टील के स्क्रैप होंगे, एल्यूमिनियम के स्क्रैप होंगे। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं? सारे स्क्रैप की बात नहीं कर रहे, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहे हैं। अब इसको प्रोसेस करके आप क्या बना रहे हो? सर आप पावर जनरेशन का काम कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स बना रहे हो, बायोगैस बना रहे हो, या फिर आप ऑर्गेनिक मेन्योर में आके आप उसको यूज करने वाले हो, मेकिंग पेलेट्स और ब्रिक्वेट्स फॉर फ्यूल और ऑर्गेनिक मेन्योर। मतलब मोटा मोटी खाद, गैस और पावर किसको प्रोसेस कर रहे हो? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करने का आप बिजनेस कर रहे हो, और यहां से लाखों करोड़ों प्रॉफिट कमा लो, 5 साल तक डिडक्शन लेते रहो। मतलब 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेना है, देना है। टैक्स फ्री बिजनेस फॉर 5 इयर्स, टैक्स इंसेंटिव कहो, टैक्स हॉलीडे पीरियड कहो, तुम ये काम करो, गवर्नमेंट तुमसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेगी। रिटर्न फाइल करते समय क्लेम जरूर करना, रिटर्न को टाइम पर फाइल करना। ये सेक्शन कंप्लीट, डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट 80LA। सर हम लोग जनरली पढ़ते हैं सेक्शन 115 BAC। 115 BAC में हमें 80C से लेकर 80U तक के ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या क्या मिल सकता है? सर 80CCD2 मिलता है, पढ़ चुके। 80CCH मिलता है, 2 एम्प्लॉयर वाला, पढ़ चुके। और क्या मिलता है? सर 80JJAA मिलता है। और क्या मिलता है? सर एक और सेक्शन है जो मिलता है डिडक्शन, कौन सा? 80LA का डिडक्शन जो IFSC यूनिट्स को मिलता है। सर अगर आप IFSC यूनिट्स हैं, मतलब अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं कहां पे? IFSC, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वैसे ही एक एरिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बोल के। ये भी SEZ के अंदर ही होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक एरिया होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वहां पर आप फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग है ना से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और जनरली इनमें क्लाइंट्स नॉन रेसिडेंट्स होते हैं। IFSC के अंदर जब तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारे क्लाइंट्स जनरली कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंट। और इंडिया में ये सिर्फ एक ही जगह है, गुजरात, गांधीनगर। आज के दिन इंडिया में ये एक ही जगह है, गुजरात और गांधीनगर। ठीक है, तुम समझ जाओ इससे कि ये अपने जो PM है मोदी जी, उनका ये पेट फेवरेट प्रोजेक्ट है, और अब तो ये सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। मतलब यू कह सकते हो ब्रेन चाइल्ड कौन है इस कॉन्सेप्ट का? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। बात आनी थी महाराष्ट्र में, मुंबई में आने की, लेकिन अब वही बात है ना, जब मोदी जी इन्वॉल्व हो तो ये उठ के कहां चला गया? गुजरात, गांधीनगर, SEZ के अंदर। हालांकि फाइनेंशियल कैपिटल हम लोग किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई को। जाना ये वहां चाहिए था, लेकिन वो डिस्प्यूट हुआ था कुछ सालों पहले, और अल्टीमेटली जब हुआ, मार्केट में 2 व्यूज आए, तो अल्टीमेटली गुजरात जीत गया। और गुजरात क्यों जीता ये तुम जान रहे। तो सर जनरली ये बात आपको सुनने को कहीं नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया में, रिवीजन क्लास में। क्यों? सर 80LA जो सेक्शन है वो CA इंटर के सिलेबस में नहीं है, और CA इंटर का सिलेबस को ही बेस में रख के मार्केट में क्या चलता है? रिवीजन क्लास या फिर मैराथन लेक्चर्स। हालांकि मैराथन लेक्चर्स को बोलने को मैं बोल दूंगा कि दीज मैराथन लेक्चर्स आर फॉर CMA। कोई ऐसा रिवीजन लेक्चर, कोई ऐसा मैराथन लेक्चर जो CMA स्पेसिफिक अपलोड हुआ हो यूट्यूब पे, उसमें भी ये कवर नहीं है। और कितना इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर आप IFSC यूनिट्स हैं तो 80LA का डिडक्शन ले सकते हैं। कब? इवन इफ यू आर फॉलोइंग सेक्शन 115 BAC। आप IFSC यूनिट्स रन कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, AOP हैं, BOI हैं, या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। तो से यू आर इंडिविजुअल and you are owning an IFSC units which is eligible for section 80LA deduction। तो क्या मैं ये डिडक्शन 115 BAC में ले सकता हूं? आंसर इज यस, ले सकते हैं, है ना इंपॉर्टेंट। तो सर MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 मार्क्स में ध्यान रखना है, बीइंग अ CMA स्टूडेंट। इसका डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सेक्शन CA इंटर के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए नहीं मिलेगा। CA इंटर वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए फिर मैराथन, यूट्यूब वीडियो, रिवीजन लेक्चर्स में इस सेक्शन का डिस्कशन ही नहीं होता। इसलिए मैंने क्या बोला, कोई डिस्कशन करे ना करे, मार्केट में आपको ABC एनालिसिस मिलेगी,
डिडक्शन चैप्टर की एबीसी एनालिसिस सीएमए स्टूडेंट ये तैयारी करके जाना। कोई भी वहां 80M का डिस्कशन 80 आईएससी का डिस्कशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सीए इंटर के सिलेबस में। तो प्लीज अपने सिलेबस को पहचानो और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तैयारी करो। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना कि अगर आप आईएफएससी यूनिट्स हैं, 80 एलए के डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, तो ये डिडक्शन आपको 115 बीएससी में भी मिलेगा, जहां पर मोस्टली डिडक्शंस मना है। कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं तो लिख दिया। अब इसके अंदर आईएफएससी यूनिट्स की भी बात करेंगे, और भी बात होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप बैंक चला रहे हैं, आप इंडियन बैंक हैं, आप फॉरेन बैंक हैं, ये भी बातें होंगी। लेकिन फिर इसमें अगर आप आईएफएससी यूनिट्स रन कर रहे हैं तो फिर आपको 80 एलए का डिडक्शन मिल रहा है, और वो मिल सकता है का 115 बीएससी। डन। एक भूमिका, एक ग्राउंड बना दिया। अब आप यहां तक रीडिंग कंप्लीट करो, यहां तक रीडिंग कंप्लीट करो। वीडियो क्या बातें हो रही है इसके अंदर। सर मैं ये बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आईएफएससी सेंटर्स होते हैं, और उसके अंदर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इस बिजनेस को 80 एलए का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा पॉइंट सी कहता है। ठीक, क्लियर। और इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनी हुई है। आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए अलग से अथॉरिटी बनी हुई है, अलग से इसका एक्ट है। देखिए यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2029। इसके अंदर इसकी खुद की अथॉरिटी है आईएफएससी, जो अप्रूवल लाइसेंस देने का काम करती है। ये अथॉरिटी क्या करती है? अप्रूवल एंड लाइसेंस देने का काम करती है जब आप इस एरिया में जाके बिजनेस करो। कैसा बिजनेस होता है? मैंने क्या बोला? आप इंश्योरेंस का बिजनेस कर लो, आप शेयर ब्रोकिंग के काम कर लो, आप बैंक्स का काम कर लो, जो मनी चेंजर होते हैं, डॉलर टू रूपी, रूपी टू डॉलर चेंज करने वाला, वो वाला काम कर लो आईएफएससी के अंदर। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके जो क्लाइंट्स होंगे यहाँ पर आईएफएससी यूनिट्स में हम जो भी सर्विसेज दें, हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो जनरली कौन होंगे? नॉन रेसिडेंट। इसीलिए इसका एक तरह से नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसके अंदर बिजनेस करने वाले जो ओनर्स हैं वो इंडियंस भी हैं और फॉरेन के भी हैं। सर आईएफएससी यूनिट्स हम और आप जाके भी ओपन कर सकते हैं अप्रूवल लेके, और बाहर की कंपनियां भी आती हैं इसके अंदर ओपन करती हैं। हम आप भी जा सकते हैं। मतलब मान लो इंडिया में टाटा, बिरला, रिलायंस ये सब जाके इसके अंदर यूनिट्स ओपन करना चाहती है, कर सकती हैं हम। इनके अंदर आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज भी है। एनएससी बीएससी ने अपनी सब्सिडरी खोल के इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, जो तुमको मालूम ही नहीं। सर एनएससी का एक और स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे के अलावा इसके अंदर, जहां पे फॉरेन की कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड है इंडिया में। सेल परचेज डॉलर में होती है, और करने वाले कौन है? नॉन रेसिडेंट्स है ही नहीं हमें पता। सर ये एक इंटरनेशनल हब है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, जहां पर बहुत सारी फॉरेन की कंपनियां, यानी वर्ल्ड से फॉरेन की कंपनियां इंडिया में आके ऑफिसेज खुली हुई हैं। हमारे यहाँ के इंडियन एंटिटीज भी वहां ऑफिसेज खुले हुए हैं। और क्लाइंट्स कौन है इनके? नॉन रेसिडेंट्स। ट्रांजैक्शन किस में होता है? फॉरेन करेंसीज में। इंडिया में है लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, एक तरह का ऐसा ये सेंटर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको इनकम टैक्स का बेनिफिट्स दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है कि जाओ हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। अब कितने साल के लिए नहीं लेंगे, कितने परसेंट वाली इनकम पर नहीं लेंगे, वही सब डिस्कस करेंगे। सर आपके पास 22nd एडिशन की बुक होगी, तो उसमें ये 2025 की जो अमेंडमेंट्स है 2030 लिखी हुई, ये नहीं दिखेगी। ठीक, ये मेरे सामने भी कौन सी बुक है? 23rd एडिशन की बुक है। ठीक सर, उसमें क्या हुआ है सर? फाइनेंस एक्ट 2025 में अमेंडमेंट आके एक डेट बढ़ा दी गई है, 2025 को 2030 कर दी गई। किन के लिए? जिन बच्चों का एग्जाम जून 26 में है, दिसंबर 26 में। जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 25 में है, उनके लिए ये डेट कितनी है? 31 मार्च 2025 ही है 22nd एडिशन बुक। तो आप बच्चे के पास अगर 22nd एडिशन बुक है तो आपके में ये दिखेगा, जहां पर फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट करके 2024 को 2025 कर दिया गया। उसके आगे फिर से 2025 को अब सीधा 2030 कर दिया गया। किसके थ्रू? फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू। ठीक है, कोई बात, ये तो ठीक है। डेट कब तक वैलिड है और क्या एक्सटेंशन है, वो सब तो बाद की बात है। पहले प्लीज वीडियो रोक के
2 पेज की रीडिंग कंप्लीट करो। ATL एक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दी, प्लीज 2 पेज की रीडिंग करो वीडियो रोक के। पढ़ा आपने? बहुत सिंपल है सर। कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। आपको इनकम होगी, पीजीबीपी में इनकम दिखा दो और उसके बाद जीटीआई के बाद डिडक्शन ले। क्यों इनकम हो रही है? क्योंकि आप बैंकिंग यूनिट्स चला रहे हैं, यानी बैंक्स के ब्रांच चला रहे हैं। ऑफशोर बोल के कुछ अलग सा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वो बैंक ब्रांच कहाँ है। वो जो आपके बैंक ब्रांच है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, इसीलिए आपको उसे एक नाम दे दिया ऑफशोर। मतलब मान लो आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक ब्रांच होगा आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, वो हो गया ऑनशोर। और एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होगा उसको बोल दिया ऑफशोर। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होगा वो बैंक ब्रांच किससे डील कर रहा होगा? एसईजेड यूनिट्स के साथ, एसईजेड डेवलपर के साथ, है ना। एसईजेड के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी आती है, अब तो उन्हें भी तो अकाउंट खुलवाना होगा, तो वो यही बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। जैसे हम और आप आस पास के बैंक ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवाते हैं, तो जो एसईजेड डेवलपर्स हैं जिन्होंने एसईजेड बनाया और उसके अंदर बिजनेस करने वाले जो एसईजेड यूनिट्स हैं, जब वो भी बिजनेस करेंगे, वो भी एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, तो उनको भी तो बैंक अकाउंट चाहिए, तो वो इन बैंक्स में आके अकाउंट खुलवाते हैं। अब बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो बैंक भी तो मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलती है सुनो आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फॉरेन बैंक्स, एचएसबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस, व्हाटएवर, जाओ जाके अकाउंट खोलो। कहा? एसईजेड के अंदर। हम आपको 80LA का बेनिफिट देंगे। क्या है बेनिफिट? सर 10 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे, मतलब 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 साल का टैक्स हॉलीडे का मतलब है 100% आपकी जो भी इनकम है उसका डिडक्शन मिलेगा। अभी पीछे 80JJA में क्या था? 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। इसमें क्या है? 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। कितना? 100%। और सुनो, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। किसके लिए? आईएफएससी यूनिट्स वालों को बोलता है ये जो 10 इयर्स का सिलेक्शन है वो आउट ऑफ 15 साल लेना है। मतलब आईएफएससी यूनिट्स चाहे तो क्या कर सकता है? 15 साल के अंदर कोई भी 10 साल ले सकता है लगातार वाला। मतलब आपको बेनिफिट पहले साल से स्टार्ट नहीं करना है, मत करो, दूसरे साल से नहीं करना है, तीसरे साल से कर दो। आईएफएससी यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि वो जो 10 साल का बेनिफिट लेंगे, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है, 100% इनकम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, वो 10 साल उस 15 साल के ब्रैकेट में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो 15 साल के अंदर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब कैसे होगा? मान लो पहले साल दूसरे साल नहीं लेंगे तो तीसरे साल से लेकर हम 12वें साल तक ले लें। सर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल लॉस में है सर, छोड़ देते हैं इसको, चौथे साल से लगातार 10 साल तक लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं इसमें। किसमें? आईएफएससी यूनिट्स को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो सर बैंक्स एंड आईएफएससी यूनिट्स, तो सर यहां पर ए और बी में बैंक की बात हो रही है। अब 2 तरह के बैंक इसमें जा सकते हैं। एक इंडिया वाले जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, ये इंडिया वाले बैंक हो गए। शेड्यूल्ड बैंक एसईजेड में जाके अकाउंट ब्रांच खोल दें, तो वही हो गया ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। अच्छा ये एसईजेड है कहाँ? इंडिया में ही है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं कहाँ है? इंडिया में। जनरली जोन को क्या बोला जाता है? टैक्स फ्री जोन। यहाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। आगे आप वॉल्यूम 2 में 10AA का बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे एसईजेड यूनिट्स की। ठीक, एसईजेड डेवलपर के लिए भी एक सेक्शन होता था, 80IA भी, वो बंद हो चुका है। सर अब क्या बाहर के बैंक भी इंडिया में एसईजेड के अंदर आके ब्रांच खोल सकते हैं? हाँ, ये आ गया फॉरेन बैंक्स के लिए, बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो ये जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है जिसके कारण हम 80LA का बेनिफिट दे रहे हैं, सर हम 80LA का बेनिफिट दे रहे हैं। 80LA का बेनिफिट देने किनको? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। मतलब बेसिकली नथिंग बट बैंक ब्रांच इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये जोन कहां है? इंडिया में है सर, लोकेटेड इन इंडिया। अब ये जो बैंक्स हैं ये कौन हो सकते हैं? या तो इंडिया के शेड्यूल्ड बैंक हो सकते हैं,
यानी एक तरह से इंडियन बैंक, और या फिर ये फॉरेन बैंक भी हो सकते हैं। उसके अलावा और हम किसको दे सकते हैं बेनिफिट? आईएफएससी यूनिट्स को। अब ये क्या है सर? इसमें बैंक्स आ सकते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, सर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले जो एंटिटीज होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटीज, ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर्स हो सकते हैं सर, लीजिंग कंपनीज, लीजिंग कंपनी जो आपको शिप लीजिंग का काम करती है या एयरक्राफ्ट लीजिंग का काम करती हैं, वो भी हो सकती हैं इसके अंदर। सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां, शेयर ब्रोकिंग कंपनीज भी हो सकती हैं, बहुत सारे लीजिंग कंपनीज भी हो सकती हैं, इंश्योरेंस, बैंक्स, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड शिपिंग बिजनेस की जो लीजिंग कंपनियां होती हैं, जो एयरक्राफ्ट खरीदती हैं, शिप्स खरीदती हैं और उसको लीज पर देती हैं। सर इंडिया में जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस का आप न्यूज पढ़ोगे या फिर आप है ना विस्तारा एयरलाइंस का न्यूज पढ़ोगे इंटरनेट पे जाके, तो उन्होंने एयरलाइन यानी एयरक्राफ्ट को लीज पर ले रखा है। पहले ये लोग लेते थे आयरलैंड की कंपनियों से, अब ये लोग इंडिया में ही लेते हैं आईएफएससी यूनिट से। सर आयरलैंड एक कंट्री है जहां पर लीजिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, एयरक्राफ्ट लीजिंग का। इंडिया में ऑलमोस्ट जितने भी जहाज लीज पर आते हैं सब वहीं से आते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि अरे इंडिया में भी ऐसे खोल लो, हम देते हैं आईएफएससी यूनिट्स का ऑप्शन, यहीं पर आप ऐसी यूनिट्स खोल लो, क्यों आयरलैंड में जाके कंपनी बनाते हो टैक्स बचाने के लिए, यहीं आ जाओ, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो सर ये टैक्स हॉलीडे दे दिया, ऊपर वाले तो पुराने चल रहे थे, नए वालों को बोला जाओ तुमको दे रहे हैं 100% 10 साल के लिए, और किसी भी 15 साल, मतलब 15 साल में से कोई भी 10 साल ले लो लगातार वाले। सर ऊपर वाले 10 साल, पहले 10 साल होने चाहिए, जिस ईयर में तुमने स्टार्ट किया बिजनेस वहां से पहले 10 साल, और नीचे वाले में 10 आउट ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस कमेंस जिस ईयर में किए हो वहां से 15 साल टोटल हो गया। अब उसमें से कोई भी 10 साल लगातार वाले ले, 15 साल के अंदर होना चाहिए, वो 10 के 10 साल लगातार होने चाहिए। तो शुरू में जनरली लॉस होता है, तो आप शुरू के ईयर्स में बेनिफिट नहीं लो, बाद के ईयर्स में बेनिफिट ले लो जहां पर तुमको इनकम हो रही। ठीक, तो कहता है कि सर आप बैंक्स हो सकते हैं एसईजेड के अंदर, और या फिर आप आईएफएससी यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक, आईएफएससी यूनिट्स भी एसईजेड के अंदर ही है और इंडिया में एक ही जगह है, गूगल कर लेना, गुजरात गांधीनगर, वो मैंने बता। सर किस तरीके की इनकम हो सकती है इनके पास? सर इनकम फ्रॉम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो आप बिजनेस बैंक्स को कह रहा है किसके साथ कर रहे हैं? एसईजेड यूनिट्स के साथ, और या फिर एसईजेड डेवलपर के साथ। सर बैंक्स के क्लाइंट कौन हो सकते हैं? बैंक्स के जो क्लाइंट्स होंगे वो कौन होंगे? एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर। पढ़ा रहा हूं बस, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि डिटेल्ड में कोई क्वेश्चन आ रहा है। सर एमसीक्यू के लिए 1-2 मार्क्स के लिए तैयारी कर लेना। इससे मैंने पहले बोला पढ़ा रहा हूं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एमसीक्यू की तैयारी 1-2 मार्क्स के लिए कर लेना। भाई आईएफएससी यूनिट्स को कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिलता है? 80LA। क्या 115 बीएससी में भी मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन जो बैंकिंग ऑफशोर यूनिट्स हैं उनको फिर 115 बीएससी में कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। 2 कैटेगरी है इसके अंदर, या तो बैंक ब्रांच है और या फिर आईएफएससी यूनिट्स है। आईएफएससी यूनिट्स को मिलेगा 80LA का बेनिफिट 115 बीएससी में भी। जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैं, बैंक ब्रांच इन एसईजेड, उनको 115 बीएससी में 80LA का बेनिफिट नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। वो मैंने यहां पर क्या लिखा है? ओनली आईएफएससी यूनिट्स, नॉट ऑफशोर बैंक, लिख देता हूं, नॉट ऑफशोर बैंक यूनिट्स। 3 तरह के बिजनेस हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक इंडिया वाले जाके ब्रांच खोल सकते हैं, एक फॉरेन बैंक आके ब्रांच खोल सकते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी है आईएफएससी यूनिट्स। सर बैंक को बैंकिंग बिजनेस से इनकम हो रही है, और वो बिजनेस वो किसके साथ कर सकते हैं? एसईजेड यूनिट या डेवलपर के साथ। उसके अलावा सर और कौन सी इनकम है?
आईएफएससी यूनिट्स को जो इनकम हो रही है। सर कौन से बिजनेस से? उन बिजनेस के लिए जिसके लिए उनको अप्रूवल मिला है, लाइसेंस मिला है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। और मैंने क्या बोला, वो बिजनेस कोई से भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस, बैंक, शेयर ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग। सर अप्रूवल अथॉरिटी कौन है? सर ये मैंने आपको बताया ना, आईएफएससी यूनिट्स में कहां से अप्रूवल लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आईएफएससी अथॉरिटी है, इसका अपना एक्ट है और वहां लिखा हुआ है कि आप किस तरीके का बिजनेस आप ला सकते हैं आईएफएससी के अंदर। सर मैंने अभी भी बोला था आईएफएससी के अंदर लीजिंग बिजनेस भी आ सकता है। तो कल को अगर तुम एयरक्राफ्ट लीजिंग और शिप लीजिंग का काम करते हो तो फिर उनको कल को बेचोगे भी। तो सर बोलता है अगर तुम बेचते हो जिस एयरक्राफ्ट को तुम लीज पर दे रहे थे, सर लीजिंग और रेंटिंग तो इसमें आ गया, लीजिंग और रेंटिंग एयरक्राफ्ट से आ गया। सर कल को लीजिंग कंप्लीट होने का बेचोगे तो बेचने से भी इनकम आएगी। तो बोला बेचने वाली इनकम पर मिलेगा डिडक्शन 80 LA का? हाँ मिल जाएगा 80 LA का डिडक्शन। कहता क्या बेच रहे हो सर, क्या लीज पर दे रहे हो? तुम एयरक्राफ्ट लीज पर दो, हेलीकॉप्टर लीज पर दो, उसके इंजन लीज पर दो, तुम वेसल को लीज पर दो या उसके इंजन को लीज पर दो। बट तुमको ये जो लीज वाला बिजनेस है ये स्टार्ट कर लेना कब तक? 2025 तक। अगर आपके पास 22 एडिशन बुक है और अगर आपके पास 23 एडिशन बुक है, आपके एग्जाम फाइनेंस एक्ट 2025 वाला एग्जाम है आपका जून 26 दिसंबर 26, तो फिर ध्यान रखना 2030 डेडलाइन कर दी गई है कि मार्च 2030 तक आप ये लीजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लें। मतलब आप एयरक्राफ्ट लीजिंग का काम करना चाहते हैं, शिप लीजिंग का काम करना चाहते हैं, तो काम स्टार्ट कर लो। हम आपको लीजिंग से जो इनकम हो रही है उसका भी डिडक्शन देंगे और जो कल को इन एयरक्राफ्ट और वेसल को बेचने से जो इनकम होगी हम उस पर भी डिडक्शन। सर ट्रांसफर बेच रहे हैं, बेचने से इनकम हो रही है, और सर लीज पर देने वाली इनकम वो इसमें कवर हो जाएगी, सी में, लीजिंग बिजनेस। बट आप ये बिजनेस स्टार्ट करो और इसमें अमेंडमेंट्स हैं। अगर आपका एग्जाम दिसंबर 25 में है तो आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2025, और आपका एग्जाम जून 26 दिसंबर 26 में, तो आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2030 तक ये बिजनेस स्टार्ट करो। बोला सर डिडक्शन, मैंने आपको बोल दिया, शेड्यूल्ड बैंक है इंडिया वाले या फॉरेन वाले तो आप 10 साल तक 100% का डिडक्शन ले लो। और इंपॉर्टेंट, अगर आप आईएफएससी यूनिट्स हैं, आईएफएससी यूनिट्स, तो हम किसी भी 15 साल में से लगातार वाले 10 साल का बेनिफिट दे सकते हैं 100%। लगातार होना चाहिए 10 साल, वो 15 साल के अंदर होना चाहिए। और हम आपको 115 BAC में भी इस 80 LA का बेनिफिट देंगे आईएफएससी यूनिट्स। बाकी यहां पर परमिशन की बात है कि 10 साल कहां से स्टार्ट होंगे, जिस ईयर से तुमको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में परमिशन मिला है या फिर सेबी का परमिशन मिला है या फिर आईएफएससी जो अथॉरिटी है उसका परमिशन मिला है, ये फॉर्मेलिटीज है। उसके बाद यहां बोलता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले लेना रिटर्न फाइल करने से पहले पहले, और आपके पास परमिशन की कॉपी भी होनी चाहिए। जस्ट रीड एंड इग्नोर, इन सब की कोई बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर एमसीक्यू के लिए क्या ध्यान रखना है? 80 LA में क्या क्या ध्यान रखना है? सर 80 LA में एक हो गया आपका बैंकिंग यूनिट्स एसईजेड के अंदर, एक हो गया आपका आईएफएससी यूनिट्स। कहा? एसईजेड के अंदर एफएससी और एफएससी के अंदर ये यूनिट्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहां बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारी ऑफिस और एक एरिया लॉक कर दिया, उसके अंदर जाके आप अपना बिजनेस। ठीक, हम आपको 10 साल तक 100% का डिडक्शन देंगे, हम आपको 100% का डिडक्शन देंगे, 10 असेसमेंट ईयर तक देंगे। ये किसी भी 15 असेसमेंट ईयर में से लगातार वाले 10 साल ले लेना, 15 में 10 दे रहे, यानी उन 5 साल में, अगर शुरू के 5 साल में लॉसेज हैं तो मत लीजिए वहां डिडक्शन, छठे साल से ले। सर 7वें साल से लिए तो फिर तुमको 10 साल का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 15 साल के अंदर अंदर रहना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7वें साल से लिए 7, 8, 9, 10, 11, फिर तुमको 9 ही साल का बेनिफिट। सर मैं शुरू के 10 साल तक बेनिफिट नहीं लेना चाहता हूं, तो 5 ही साल का बेनिफिट ले पाएंगे। 15 साल के अंदर होना चाहिए वो 10 साल, लगातार वाले 10 साल होना चाहिए। और 115 BAC में अगर रहोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा।
और आईएफएससी यूनिट्स में हम अगर लीजिंग का काम कर रहे हैं तो लीजिंग की इनकम भी एग्जम्प्ट है और ट्रांसफर से होने वाली जो इनकम होगी वो भी एग्जम्प्ट, मतलब एलिजिबल फॉर डिडक्शन है। लेकिन आपका वो लीजिंग वाला जो बिजनेस है, एयरक्राफ्ट का, इंजन का, शिप्स का, वो बिजनेस जो डेडलाइन है 31 मार्च 25 या 31 मार्च 30 से पहले पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। बस इतना छोटा सा शॉर्ट समरी नोट्स बना लोगे तो इस सेक्शन का काम चल गया। मेरी तरफ से ये सेक्शन कंप्लीट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। सर लीज रेंटल जो आएगा वो सी में जाएगा और कल को तुम उस एयरक्राफ्ट को, उसके इंजन को, हेलीकॉप्टर को, वेसल को और उसके इंजन को बेचने से जो इनकम आएगी वो डी में जाएगी। बट ये डिडक्शन कब मिलेगा इनके अगेंस्ट में? जब तुम ये बिजनेस स्टार्ट कर दो लीजिंग वाला। कब? 25 या 30 से पहले लीजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लो। यूनिट हैज कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 और 2030 डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम्स। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। डन। अब एक बार 80M पढ़िए। मैंने क्या कहा? इसमें कंपनी है, कंपनी को डिविडेंड मिल भी रहा है और कंपनी आगे डिविडेंड पे कर रही है। ये देखिए इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। एक कंपनी है जिसको डिविडेंड मिल रहा है और वही कंपनी फिर आगे डिविडेंड पे कर रही है। तो फिर जितना पे कर रही है एक टाइम लिमिट है, उसके हिसाब को, टाइम लिमिट को देखते हुए उतने का डिडक्शन दे देंगे जितना पे कर रही है। मान लो मैं एक कंपनी हूं, ठीक, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से मुझे डिविडेंड मिलेगा, 20 लाख मिला। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने शेयर होल्डर को 16 लाख का डिविडेंड बांट दिया, जिस पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है? टैक्सेबल। अब मुझे डिविडेंड आएगा, मैं टैक्स दूंगा, फिर मेरे शेयर होल्डर टैक्स देंगे, उसको डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे तो डबल टैक्स हो गया ना। एक कंपनी दूसरे कंपनी में, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहती है, तो जब कंपनी से मुझे डिविडेंड मिलेगा मैं टैक्स दूंगा, फिर मैं जब डिविडेंड दूंगा तो शेयर होल्डर मेरे टैक्स देंगे, तो डबल टैक्स हो गया ना। तो कहता है ठीक है, अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है 20 लाख और मैं आगे डिविडेंड बांट दो 16 लाख, तो मेरे हाथ में सिर्फ 4 ही लाख टैक्स होगा। कैसे? 20 लाख पहले टैक्स करेंगे और 16 लाख का नीचे डिडक्शन दे देंगे 80M। बस ये ध्यान रखना सर। ये भी एक तरह से इनकम बेस्ड डिडक्शन है, ये भी एक तरह से इनकम बेस्ड डिडक्शन है, क्योंकि इसका रेंज 80IA टू 80RRB के अंदर फॉल कर रहा है। IJKLMNOPQR है ना। तो सर इसको भी रिटर्न में क्लेम करना जरूरी है रिटर्न फाइल करते समय, और रिटर्न को टाइमली फाइल करना है। सर इसका बेनिफिट किसके लिए है? ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी, ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी। सर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 4 मार्क्स प्लीज ध्यान रखिएगा। डिविडेंड हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अब मैं एक कंपनी हूं और मुझे डिविडेंड मिला है, बट मैं आगे डिविडेंड दे रहा हूं, तो मुझे 80M का डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों ये डिडक्शन दे रहे हैं? क्योंकि मैं जो आगे डिविडेंड दूंगा उस पर मेरे शेयर होल्डर टैक्स दे रहे हैं। तो डिविडेंड आया, डिविडेंड गया, तो एक ही आदमी को टैक्स लगे, किसको? शेयर होल्डर। तो इसीलिए ये डिडक्शन मिल रहा है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। किसको? डोमेस्टिक कंपनी। ठीक, अब पढ़िए इसको। वीडियो रोक के लिखिए और पढ़िए। इधर देख लो एक बार, कुछ लिखना है क्या 80LA से रिलेटेड? डन, लिख लिया इसको। नेक्स्ट। डन, लिख लिया। ATM है ना, पढ़ा आपने? बहुत सिंपल है। क्या कहता है? 80M का डिडक्शन मिलेगा किसको? डोमेस्टिक कंपनी को, अगर उसे डिविडेंड की इनकम हो रही है और साथ में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है तो। ठीक है, इसीलिए इसमें वर्ड है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, मतलब मुझे एक तरफ से डिविडेंड मिल रहा है और मैं दूसरी तरफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं।
और पता है डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब मुझे डिविडेंड मिलेगा, मैं टैक्स दूंगा, फिर उसे डिविडेंड मिलेगा, वो टैक्स देगा। तो फिर ऐसे तो इंटर कंपनी यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी में और दूसरे कंपनी तीसरे कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेगी। तो सर कंपनी एक दूसरे में इन्वेस्ट करते रहे और डबल टैक्स भी ना हो, इसीलिए डोमेस्टिक कंपनी को एटीएम का डिडक्शन देने का ये प्रोविजंस है। ठीक। और जहां पर डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड की इनकम कहां से आ रही है, तो बोलता है 3 जगह से आ सकती है। एक दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, दूसरा किसी फॉरेन कंपनी से भी आ सकती है, तीसरा किसी बिजनेस ट्रस्ट से भी आ सकता है। अब बिजनेस ट्रस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, डिटेल्ड में पढ़ना, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्या करता है, पैसे इकट्ठे करके रियल एस्टेट के बिजनेस में पैसा लगाता है, रेंटल इनकम अर्न करता है। अब मान लो किसी कंपनी में ने इसको पैसा दे रखा है, पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो बदले में ये क्या देगी, डिविडेंड देती है। सर बिजनेस ट्रस्ट डिविडेंड की इनकम भी देती है अपने यूनिट होल्डर्स को। हाँ सर, मैं पैसा लगाऊंगा बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट आगे लगाएगी रियल एस्टेट में पैसा, वहां से उसको रेंटल इनकम आएगा और वो मुझे फिर इनकम पास ऑन करेगी। मैंने इन्वेस्ट किया उसके यूनिट्स में, बदले में मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड की इनकम। बिजनेस ट्रस्ट कंपनी फॉर्म में भी होता है, इसीलिए तो बोलता है मैं डोमेस्टिक कंपनी हूं, मैंने पैसा दूसरी डोमेस्टिक कंपनी में लगा रखा है, फॉरेन कंपनी में लगा रखा है, और इधर कहां लगा रखा है, बिजनेस ट्रस्ट में। हर जगह से मुझे क्या आ रहा है, डिविडेंड की इनकम आ गई। अब मैं सबको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करूंगा। अब उसके बाद बोलता है कि आप डिडक्शन ले सकते हो, कितना, जितना रुपया मिला है या उससे कम का, उससे अधिक का तो नहीं ले सकते, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी बाय ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अब ऑन और बिफोर द ड्यू डेट का मतलब क्या है सर? सर डिविडेंड की जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कब तक कर सकते हैं, तो बोलता है सेम ईयर में कर लो, सेम प्रीवियस ईयर में कर लो, और आफ्टर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बट up to 1 month before the filing of return under section 139(1). ये यहां लिख रहा है एक्सप्लेनेशन में। ड्यू डेट का मतलब क्या है? ड्यू डेट का मतलब है 1 month prior to the date of furnishing of the return of income under section 139(1). सर यहां पर ड्यू डेट नहीं लिखा है, यहां पर ड्यू डेट नहीं लिखा है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है। तो अब अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल हुआ है, इफ बिलेटेड रिटर्न इज फाइल्ड, तो ऐसे भी आपने पढ़ा हुआ है एटीएम नहीं मिलेगा। सर ये तो हमने पहले यहां बोल दिया कि ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है, इनकम बेस्ड डिडक्शन है। एक रिटर्न फाइल करते समय क्लेम करना जरूरी है, दूसरा रिटर्न को टाइमली फाइल करना जरूरी है। एक रिटर्न को टाइमली फाइल करोगे और उससे 1 महीना पहले तक जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्केट में, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डिविडेंड हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर होल्डर को। सर कुछ नहीं करना है आपको, एग्जाम में देखना है कि डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड आ रहा है, हाँ दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से जो आ रहा है, प्लस फॉरेन कंपनी से, प्लस बिजनेस ट्रस्ट से, ये हो गई इनकम। अब इसमें से वो जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने शेयर होल्डर को ड्यूरिंग द ईयर और आफ्टर मार्च, लेकिन कब तक, आरओआई फाइल जिस डेट को किया है वहां से 1 महीना पहले तक। एक आरओआई को टाइमली फाइल करना है, और जिस दिन आरओआई को सर आपको डेट ऑफ फाइलिंग देखनी है, डेट ऑफ फाइलिंग, और वहां से 1 मंथ बिफोर पहुंच जाना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, बस वहां तक जितने भी तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सबका डिडक्शन ले लो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एग्जाम में पूछ देता है। एज ए सीएमए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है इस सेक्शन का। ठीक सर, देखिए क्या बोलता है, एटीएम डिडक्शन ड्यू टू इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। क्या हो रहा है सर, एसएससी कौन है, एक डोमेस्टिक कंपनी, ये एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। एसएससी एक डोमेस्टिक कंपनी है, इसको दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड की इनकम आ रही है। क्या करेगी ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबको टैक्सेबल कर देगी और कहां पहुंच जाएगी, जीटीआई पे। अब पहुंचने के बाद क्या करना है, इसको देखना है कि अब ये कंपनी आगे अपने शेयर होल्डर को, जो शेयर होल्डर है वो कोई भी हो सकता है, कंपनी, इंडिविजुअल, कोई भी, सर वो शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट क्या है,
1 month prior to the date of filing of return under section 139 by domestic company. जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी उतना डिडक्शन ले ले। सर अगर मान लो हम प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करते हैं, दिसंबर 25 एग्जाम के से प्रीवियस ईयर 24-25, तो सर मान लो से क्वेश्चन में दे रखा है कि रिटर्न फाइल हुई है 25 अक्टूबर को, तो इससे एक महीना पहले आओ 25 सितंबर। सर 25 सितंबर तक जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और 31 मार्च के बाद, सर 24-25 में जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसके बाद 25 सितंबर तक सबका तुम 80M का डिडक्शन ले लो। मान लो आपका एग्जाम प्रीवियस ईयर 25-26 बेस्ड है जून 26 में, दिसंबर 26 में, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 25-26 है। मान लो प्रीवियस ईयर 25-26 की तुमने रिटर्न कब फाइल किया, 10 अक्टूबर को, तो एक महीना पहले 10 सितंबर तक जितने भी तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्यूरिंग द ईयर और ईयर एंड के बाद 10 सितंबर तक सबका तुम डिडक्शन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल, सर ए लिमिटेड कंपनी है, इसको डिविडेंड की इनकम आ रही है, बी लिमिटेड दूसरी कंपनी से ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 25-26 कितना 20 लाख, तो इसको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करेगा, टैक्सेबल कर देगा। ये ग्रॉस है, ग्रॉस इनकम यानी बिफोर टीडीएस वाली। क्वेश्चन में देख लेना, अगर टीडीएस कटा है जनरली डिविडेंड पेड 10% का टीडीएस होता है। सर डिविडेंड की इनकम पर जनरली टीडीएस का रेट कितना है, 10%, तो अगर ये नेट ऑफ टीडीएस है तो इसको ग्रॉस अप करना होगा। सर डिविडेंड की जो भी इनकम आ रही है बिफोर टीडीएस वाले उसको टैक्सेबल कर देना। अब ए लिमिटेड ने रिटर्न कब फाइल की है, तो सर ए लिमिटेड ने रिटर्न फाइल की है 10 अक्टूबर को, तो अब 10 अक्टूबर से पहले पहले उसने कितना कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर एक तो 1 फरवरी सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया 25-26 में, 25-26 में इनकम आई थी, 25-26 में ही इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना, 10 लाख, और उसके बाद मार्च के बाद जून में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना, 4 लाख और 14 लाख का आप डिडक्शन ले, 14 लाख का आप डिडक्शन ले सकते हो। सर डिविडेंड की इनकम आई है, हाँ आई है, कितनी, 20 लाख। अब डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किए हो, हाँ, कौन से शेयर होल्डर को, सर शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, कोई भी हो सकता है। सर यहां पर शेयर होल्डर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कोई भी हो सकता है। यह ध्यान रखना है कि एक डोमेस्टिक कंपनी से दूसरे डोमेस्टिक कंपनी को या एक फॉरेन कंपनी से दूसरे डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के समय में शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है। सर डिविडेंड मिला, अब तुमने कितना आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया वो देखो, और मार्च के बाद कब तक, एक महीना पहले की डेट लेनी है रिटर्न फाइलिंग के डेट से, रिटर्न फाइलिंग की डेट लेनी है, डेट सर 10 अक्टूबर, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है कंपनी के लिए कितनी, 31 अक्टूबर 2026। हमें ड्यू डेट नहीं लेनी है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लेनी है, कितनी है, 10 अक्टूबर, उससे एक महीना पहले जाना है, कितना, अप टू 10 सितंबर। सर 10 सितंबर यानी ड्यूरिंग द ईयर तुमने 10 लाख पे किया और मार्च के बाद जून तक तुमने 4 लाख पे किया, तो ले लो ना 14 लाख रुपए का डिडक्शन। सर 20 लाख से ज्यादा अगर बांट दिया तो 20 लाख मैक्सिमम, तुम यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन 20 लाख से ज्यादा का नहीं ले सकते, जितना इनकम आया उससे ज्यादा का कैसे डिडक्शन ले लो, ठीक है। सर एक और ये देखो, ये चेन ऑफ डिविडेंड हो गई, क्या सर एक फॉरेन कंपनी है जिसने पहले 15 लाख का डिविडेंड दिया ड्यूरिंग द ईयर, बी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी को, उसने आगे 12 लाख का डिविडेंड दे दिया सी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी को, उसने आगे 10 लाख का डिविडेंड दे दिया मिस्टर सी शेयर होल्डर को, सब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ है। तो अब क्या मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, हाँ। सर 15 में से कितना बांट दिया, 12, तुम 12 लाख का यहां पर 80M का बेनिफिट दे दो, किसको, बी लिमिटेड को। अब उसने 12 लाख में कितना बांट दिया, 10 लाख, तो अब तुम 10 लाख का बेनिफिट दे दो किसको, सी लिमिटेड। अब आगे कौन है, मिस्टर सी है, ये इंडिविजुअल है, तो हम आगे 80M की बात नहीं करेंगे। और इधर सबसे पहले में कौन है, फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी को 80M थोड़ी ना मिलता है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, अब उसके बाद उसमें से 12 लाख बांटे हो, तो 12 लाख का तुम बेनिफिट दे सकते हो किसको, बी लिमिटेड को। तो ये एक चेन आपको ध्यान रखनी है एग्जाम्स के, इतना ध्यान रख लो, 80M तुम्हारा, 3-4 मार्क्स जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो तुम्हारे। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट,
डन। नेक्स्ट। सर हमने पहले ये देखना है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है, ड्यू डेट नहीं देखना है। ड्यू डेट जनरली क्या होती है? 31 अक्टूबर। सर 2025 हो जाएगी इसके लिए, और 31 अक्टूबर 2026 हो जाएगी इसके लिए। हमें ड्यू डेट नहीं देखना, हमें क्या देखना है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखना है, एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट क्या है? 25 अक्टूबर, उससे एक महीना पहले आ जाओ, 25 सितंबर। एक्चुअल डेट क्या है सर? 10 अक्टूबर, उससे एक महीना पहले आ जाओ, 10 सितंबर। ड्यू डेट से एक महीना पहले नहीं आना है, एक रिटर्न टाइम पर फाइल करनी है। अब एक्चुअल डेट से एक महीना पहले आना है, वहां तक डिविडेंड बांट दो, डिडक्शन ले। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट। डन। सर जो तुम यहां डिडक्शन ले रहे हो वो डिडक्शन तुम कहीं और मत लेना। मतलब जो तुमने डिविडेंड बांट के यहां डिडक्शन ले लिया तो फिर उसका मतलब एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके 2 बार बेनिफिट मत। ठीक है। अब मान लो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन मई में किया तो उसका बेनिफिट पिछले साल के लिए ले लो, या करंट ईयर में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके लिए ले लो। तुम दोनों सालों में नहीं लेना। सर मई में तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अब मई में डिस्ट्रीब्यूट करके तुम पिछले साल में भी बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर पिछले साल ले रहे हो तो उसको करंट ईयर के 80 में मत लेना। नो डबल डिडक्शन। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन करके डबल बेनिफिट मत लेना। नो डबल बेनिफिट, नो डबल डिडक्शन, है ना। मान लो तुमने मई मंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया, अब मई मंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसको तुम पिछले साल के बेनिफिट्स में भी तो ले सकते हो। जैसे हमने अभी क्या किया, जून में डिस्ट्रीब्यूट करके, हमने अभी देखो इसको जून में डिस्ट्रीब्यूट किया ना। देखो यहां इसको कब डिस्ट्रीब्यूट किया? 30 जून 2026, 4 लाख। अब इसका बेनिफिट तुम कहां ले रहे हो? पिछले साल। पिछले साल ले रहे हो कहां? 80M प्रीवियस ईयर 25-26 में। अब तुम इसको 26-27 में 4 लाख फिर से काउंट मत करने। इस 4 लाख का बेनिफिट तुम यहां पर 25-26 में ले रहे हो ना, 14 लाख के अंदर। अब वापस से तुम बोल रहे हो नहीं सर मैंने इसको 30 जून 2026 को पे किया है प्रीवियस ईयर 26-27 में, तो तुम इसको प्रीवियस ईयर 26-27 में भी क्लेम ना कर लो। सर ये बेनिफिट हमने प्रीवियस ईयर 25-26 में लिया। अब तुम इस 4 लाख का बेनिफिट अगेन तुम 80M बोल के प्रीवियस ईयर 26-27 में मत लेना। 2 बार बेनिफिट मत लेना, 2 अलग अलग प्रीवियस ईयर में। एक बार तुम बोलो कि सर देखो ना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से रिटर्न फाइलिंग की डेट से एक महीना पहले मैंने पे कर दिया है, तो अब तुम क्या सोच रहे हो? 4 लाख का बेनिफिट 2-2 साल में मिल जाए। एक तो प्रीवियस ईयर 25-26 में, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की डेट 10 अक्टूबर थी और उससे एक महीना पहले 10 सितंबर, तो तुमने 10 सितंबर के पहले पे कर दिया। अब एक तुम अगले साल फिर से लेना चाह रहे हो 26-27 में, क्योंकि तुमने 30 जून 2026 को पे किया है कि सर हमने तो इसको 26-27 में पे किया, तो मैं 26-27 में भी 80M लूंगा इस पे। नहीं, ऐसे नहीं कर। डबल बेनिफिट नहीं लेना, 2-2 सालों में एक ही पेमेंट का बेनिफिट नहीं लेना है। डन। सर 80IAC में जाने से पहले एक छोटा सा और सेक्शन लिख लो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में 80IBA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सर किसी भी SSC को मिल सकता है। ठीक, इस सेक्शन का बेनिफिट किसी भी SSC को मिल सकता है जिसके पास PGBP इनकम आ रही हो, PGBP इनकम आ रही हो फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट। बस इतना ध्यान रखना, हाउसिंग प्रोजेक्ट और या फिर डेवलपिंग एंड बिल्डिंग रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट। ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको तुम बना के रेंट पर लगाओ। प्योर रेंटल मतलब तुमने हाउसिंग प्रोजेक्ट एक सोसाइटी बनाई लेकिन उसमें से फ्लैट नहीं बेचा, उसको रेंट पर लगा दिया तो इनकम आएगी। या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट सोसाइटी में बना के फ्लैट बना के बेच रहे हो तो उससे PGBP इनकम आएगी। सर PGBP इनकम आएगी तो तुम 80IBA का डिडक्शन ले सकते हो, 100% डिडक्शन। बस एग्जाम में MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है तुमसे कि सर 80IBA का बेनिफिट किसको मिलेगा? सभी SSCs को। कितना मिलेगा? 100% का डिडक्शन मिलेगा। कब मिलता है?
जब ये हाउसिंग प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना इस सेक्शन के बारे में, इससे ज्यादा आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन को। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब चलते हैं आखिरी सेक्शन। ये सेक्शन कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट। 80 IAC सर आखिरी सेक्शन है। अगर एबीसी एनालिसिस करके पढ़ते हैं आप एग्जाम के लिए तो ये ए कैटेगरी वाला सेक्शन है, ठीक। 4 से 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसकी चर्चा सोशल मीडिया पे क्यों नहीं होती है ज्यादातर, फिर यूट्यूब पे कोई रिकमेंड क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। सर आप सीएमए स्टूडेंट हैं, सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, आपको ये सेक्शन पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। सर हमने यूट्यूब पे देखा इस सेक्शन के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट लेवल पे। क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्योंकि ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं। जिस दिन ये सेक्शन सीए इंटर के सिलेबस में ऐड हो जाएगा उस दिन इस सेक्शन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में सोशल मीडिया, यूट्यूब पे रिविजनरी क्लास और मैराथन क्लास में रख दिया जाए। यही रीजन है बेसिकली, ठीक। तो सतर्क रहें ताकि आपका एग्जाम में नुकसान ना हो। डन, लिख लिया। पेज नंबर 9.31 पे है, सेक्शन 80 IAC का डिस्कशन कर रहे हैं। 4 से 5 मार्क्स के लिए, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, छोटी सी अमेंडमेंट है। अगेन यहां पर 2025 के जगह 2030 कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2025 में। तो जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 25 में है वो 2025 डेट ध्यान रखना। जिन बच्चों का एग्जाम जून दिसंबर 2026 में है वो बच्चे 2030 का डेट याद रखना, ठीक। क्लियर? अब इसका डिस्कशन के लिए मैंने क्या बताया, 3 असेसमेंट ईयर तक आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे, ठीक। यानी 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। जितनी भी इनकम आएगी 100% इनकम का डिडक्शन मिल जाएगा। बट बेस्ट पार्ट ये है क्या, वो जो 3 साल आपको ढूंढने हैं आउट ऑफ 10 असेसमेंट ईयर्स, एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। लगातार 3 साल कोई भी होने चाहिए, एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। जिस ईयर में तुमने बिजनेस कमेंस किया है, तुम्हारा एलिजिबल स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हुआ है, वहां से वो पहला साल, और वहां से टोटल 10 साल में कोई भी 3 साल लगातार आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। 100% जितनी भी इनकम होगी आपको डिडक्शन मिलेगा। सर इसका बेनिफिट सिर्फ कंपनी और एलएलपी, सिर्फ 2 ही लोगों को मिलेगा, कंपनी हो या आप एलएलपी हो। तो बोला सर पार्टनरशिप फर्म को दे दो, अगर कंपनी को दे रहे हो एलएलपी को दे रहे हो। सर एलएलपी को दे रहे हो तो फर्म को भी मिलेगा? नहीं, फर्म को नहीं मिलेगा। एसएससी कौन होना चाहिए? एसएससी या तो कंपनी होनी चाहिए या एलएलपी होने चाहिए। और भी कंडीशंस हैं, कब इनकॉर्पोरेट हुई हो, उनका टर्नओवर क्या है, उनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से, वो किस तरीके का बिजनेस करती हैं, ये और भी छोटी छोटी कंडीशंस हैं जिसको हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करें। और उसके बाद कुछ ये छोटे मोटे कंडीशंस हैं ना के बराबर पढ़ने के लिए, ये ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं देता है, ये जस्ट रीडिंग पर्पस के लिए। आप इस पेज की टेंशन लेना मत, रीडिंग करेंगे और इग्नोर करेंगे उसको। इस पेज में कोई दम नहीं है, पेज नंबर 32, ठीक। पेज नंबर 31 जो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी भी बात कर लेंगे एक एक करके हम लोग। आप चाहो पढ़ना इन 2 पेजेस को तो एक बार वीडियो रोक के पढ़ लो प्लीज। पेज नंबर 31 की रीडिंग कंप्लीट करें। 32 भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, 2 पेज का कॉन्सेप्ट है और 33 पे क्वेश्चंस। हो सकता है अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो यहीं से आपका लड़ जाए। रिवीजन में इस क्वेश्चन को जरूर रखना है, 3 से 4 मार्क्स के।
किस पे है सर ये क्वेश्चन? 80IAC पे है। ठीक, करेंगे इसकी भी बात। अगर एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसको एनालाइज कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ। रीडिंग कंप्लीट करें 2 पेज की, 31 32 की। चलिए सर, TIAC का डिडक्शन देख लेते हैं। अगेन ये इनकम बेस्ड डिडक्शन की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक इनकम बेस्ड डिडक्शन की रेंज में आ रहा है, जिसका रेंज 80IA to 80RRB है। मतलब अगर आप 80IAC का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न टाइम पर फाइल करनी होगी, एंड रिटर्न फाइल करते समय इसका डिडक्शन आपको क्लेम करना होगा। 2 बात। ठीक सर, ये जो सेक्शन है एक तरह का इंसेंटिव देता है किसको? स्टार्टअप्स को। मैंने बोला था स्टार्टअप्स जो ये नए बिजनेस आजकल आते हैं फंडिंग के नाम पर, स्टार्टअप के नाम पर, टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑनलाइन बिजनेसेस, सर उनको टैक्स इंसेंटिव दिया गया है। क्या आपको शुरुआती दौर में लॉस हो रहा है तो ठीक है, लॉस अगर हो रहा है तो फिर डिडक्शन, इनकम है नहीं तो टैक्स का क्या डरना। और अगर इनकम हो रही है तो आप डिडक्शन ले लो, 3 साल तक हम आपको 100% टैक्स फ्री इनकम दे रहे हैं। जितनी इनकम आएगी सबको आप डिडक्शन ले लो। और ये कोई भी 3 साल हो सकते हैं आउट ऑफ योर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स कहां से स्टार्ट होंगे? जिस ईयर में तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन होता है वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस ईयर में तुमने LLP बनाई, जिस ईयर में तुमने कंपनी बनाई, वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। फर्स्ट ईयर होगा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब वहां से टोटल 10 साल हो गए। अब उस 10 में से कोई भी 3 साल लगातार वाले, आप चॉइस आपकी है, आप डिडक्शन ले। कितना? जितनी इनकम हो रही है स्टार्टअप वाले बिजनेस से। सर स्टार्टअप बिजनेस आपका एलिजिबल होना चाहिए, उससे जो इनकम हो रही है उसका 100% आप डिडक्शन ले लोगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा बिजनेस जो स्टार्टअप का उसको एलिजिबल कब कहेंगे, तो उसके लिए बोलता है कि आप या तो कंपनी हो या LLP हो। ठीक, आप ज्यादा पुरानी ना हो। आप कब इनकॉर्पोरेट हुई है? आप एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट 2015 में हुई है, 2013 में हुई है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका इनकॉर्पोरेशन 1/4/2016 और उसके बाद हुआ हो। अब इसी में आपको 2025 31 मार्च 2025 तक हो गया हो। लिखना है कब? जब दिसंबर 25 का एग्जाम है। अब इसी में अमेंडमेंट्स है फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू, ये डेट बढ़ के 2030 हो गई है। लाइक 80LA। 80LA में भी आपने देखा IFSC यूनिट्स के केस में एक जगह डेट 2025 से 2030 हो गई है। अब एक और अमेंडमेंट, एक और इंपॉर्टेंट लिमिट है। क्या? एक तो तुम कंपनी या LLP हो, इनकॉर्पोरेशन 1/4/2016 और उसके बाद हुआ हो, यानी ज्यादा पुरानी कंपनी या LLP है तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। अब जिन 3 सालों में आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, सर जिन 3 सालों में आप 100% का डिडक्शन लेना चाहते हैं, उन 3 सालों में आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है एलिजिबल स्टार्टअप का, वो 100 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। 100 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। और आप एलिजिबल बिजनेस रन कर रहे हैं, इसका एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। कहां से? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द गवर्नमेंट। यानी इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो एलिजिबल बिजनेस है। बोला सर एलिजिबल बिजनेस किसको बोलते हैं? तो इंगेज्ड इन इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। सर ऐसा बिजनेस जो स्केलेबल हो, मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी फुल ग्रोथ पे बिजनेस बढ़ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे और या फिर वेल्थ क्रिएट करे। तुम गुड्स में भी डील कर सकते हो, तुम बिजनेस में गुड्स में भी डील कर सकते हो, सर्विसेज में भी डील कर सकते हो। ये जितने भी ऐप बेस्ड बिजनेसेस है ना, सब इसके अंदर आते हैं। तो एलिजिबल बिजनेस रन कर रहा है का सर्टिफिकेट ले लो। किससे? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से। सर क्या मेरी कोचिंग सेंटर इसमें आ सकती है? आराम से, बट मुझे इसको कंपनी फॉर्म में चलाना होगा, SATC प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं अपनी कोचिंग सेंटर को कंपनी फॉर्म में लाऊं और फिर स्टार्ट करूं तो मैं आराम से इस सेक्शन में इस 80IAC का बेनिफिट ले सकता हूं। इंडिया में दो तीन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं CA CMS CS लेवल पे,
नाम नहीं लूंगा अभी। सर सीएस सीएमएस सीएस लेवल पे इंडिया में 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आज के दिन 80 IAC का बेनिफिट ले रहे हैं। दे हैव मैनेज टू गेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड। फेमस नहीं है वो नहीं कि जो तुम सोच रहे हो कि कोई फेमस फैकल्टी होंगे अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स लॉ इन सब के, उनके पास है ये सर्टिफिकेट, तो नहीं। ठीक है सर, बट है इंडिया में 2-3 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं सीएस सीएमएस सीएस वाले जो यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं एलिजिबल स्टार्टअप की कैटेगरी में जाके। तो सर ऊपर ही लिख दिया है, कंपनी हो या एलएलपी हो 3 साल का 100% तक डिडक्शन मिलेगा, इनकम बेस्ड डिडक्शन है। तुम एलिजिबल बिजनेस रन कर रहे हो, तुम्हारा स्टार्टअप एलिजिबल हो, और 10 में से कोई भी 3 साल का बेनिफिट लेना। एक 2016 वाली डेडलाइन याद रखना, एक 100 करोड़ वाली ध्यान रखना, एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये ध्यान। अब आ जाओ कि सर वही पुराना बिजनेस को आप स्प्लिट करके रिकंस्ट्रक्शन करके खरीद करके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आपका बिजनेस जो एलिजिबल स्टार्टअप का है वो नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आओ कंपनी इनकॉर्पोरेट करो या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो, फिर उसमें नया बिजनेस स्टार्ट करो। आप पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके रिकंस्ट्रक्ट करके इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। सेम ये पॉइंट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कौन से सेक्शन में? 80JJAA 33B रिवाइवल विद इन पीरियड ऑफ 3 years, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। किसमें? 80JJAA। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बोलता है तुम नया बिजनेस स्टार्ट जो करोगे उसमें मशीनें भी नहीं होनी चाहिए। बोला सर कुछ तो पुरानी मशीनें खरीदने का मौका दे दो। बोलता है तुम जो नया बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू होनी चाहिए। बोला सर कुछ तो पुरानी खरीद ले। पुरानी खरीद सकते हो 20% तक, और या फिर पुरानी मशीन खरीद सकते हो अगर वो इंपोर्टेड है। मान लो तुम 20 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। न्यू बिजनेस स्टार्टेड, न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ 20 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी। तो इसके अंदर मैक्सिमम 4 करोड़ का ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी तुम सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हो। और या फिर तुम ज्यादा का खरीदना चाहते हो तो वो सब इंपोर्टेड होने चाहिए। इंपोर्टेड को हम नया माने। सर इंपोर्टेड तो तुम इसमें 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीद। सर क्या मैं इस 20 करोड़ में 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड इंपोर्टेड खरीद सकता हूं? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से सेकेंड हैंड खरीदोगे तो मैक्सिमम लिमिट 20% है। तुम 20 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के साथ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम ओल्ड एंड प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया से परचेज करना चाहते हो सेकेंड हैंड, वो तुम मैक्सिमम 4 करोड़ तक का परचेज कर सकते हो। ये है सर। ऐसा ही कंडीशन हम लोग आगे पीजीबीपी की क्लास में सेक्शन 35AD जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। हिंट में लिख रहा हूं। अब सर अगला क्या है? माना जाएगा कि एलिजिबल बिजनेस जो है तुम्हारा, जिसका तुम बेनिफिट ले रहे हो TIC का, वो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, तुम्हारे पास और कोई बिजनेस नहीं है। जब हम तुम्हें डिडक्शन दे रहे होंगे 80 IAC में एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल स्टार्टअप बिजनेस का, तो हम ये मानेंगे कि तुम्हारे पास सिर्फ यही इकलौता बिजनेस है और इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है बेनिफिट देने का। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा बताता हूं। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द एलिजिबल बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज इफ सच एलिजिबल बिजनेस वेयर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा देखो सर। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास एक एलिजिबल बिजनेस है, ठीक, और एक और बिजनेस है नॉन एलिजिबल, एक और है नॉन एलिजिबल बिजनेस, ठीक। फर्स्ट ईयर में यहां 2 लाख का लॉस है और 6 लाख की इनकम है, और सेकेंड ईयर में 8 लाख की इनकम है, 4 लाख की इनकम है। डन। अब तुम्हारा GTI कितना? GTI 4 और इधर 12। अब तुम यहां 80 IAC का डिडक्शन लेना चाहते हो, ठीक, तो यहां तो नहीं मिलेगा। क्यों? तुमको तो लॉस है एलिजिबल बिजनेस। सर ए लिमिटेड का फर्स्ट ईयर और ए लिमिटेड का सेकेंड ईयर, इसके पास 2 तरीके के बिजनेस हैं। एक जो 80 IAC में एलिजिबल है,
ठीक। और दूसरा जो 80 आईएसी में एलिजिबल नहीं है। 80 आईएसी का एग्जांपल दे रहा हूं, हेडिंग हमारी क्लियर है, हेडिंग आप लिख चुके थे, है ना, ये ऊपर वाली बात आप लिख चुके थे, उसमें एग्जांपल दे रहा हूं। तो ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास दो बिजनेस है। एलिजिबल बिजनेस मतलब जो 80 आईएसी के लिए एलिजिबल है, दूसरा नॉन एलिजिबल बिजनेस मतलब इसमें 80 आईएसी का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसमें तो लॉस हो गई। अब उस लॉस को तुम यहां सेट ऑफ करोगे तो इनकम कितनी, 4 लाख की। अब तुम 80 आईएसी का डिडक्शन लेना चाहते हो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब दूसरे साल में तुम क्या सोच रहे हो मालूम है? अरे वाह, 8 लाख इसके अंदर आ गया, 12, और मुझे 8 लाख का यहां पर बेनिफिट मिल जाए। नहीं। अब 8 लाख का क्यों नहीं मिलेगा? तो बोलता है अगर तुम 80 आईईसी का डिडक्शन लेना चाहते हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर में तुमको यहां 2 लाख का लॉस है, 6 लाख की इनकम है, सेट ऑफ करके 4 लाख, कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 लाख में क्या डिडक्शन मिलेगा? सर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एलिजिबल बिजनेस में लॉस है। डन। सेकंड ईयर, अब फर्स्ट ईयर से कोई लॉस सेकंड ईयर में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 8 लाख की इनकम, 4 लाख की इनकम, 12 लाख की इनकम है, तो 8 लाख का डिडक्शन दे दो ना सर, 100%। नहीं दे पाएंगे। क्यों? अब ध्यान से सुनो। बोलता है बेनिफिट लेने के लिए तुमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज द ओनली बिजनेस, इट इज द ओनली बिजनेस। अब ओनली बिजनेस से क्या होगा? 2 लाख का लॉस इस 8 लाख को सेट ऑफ करके इनकम बना देगा 6 लाख की, और तुमको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 8 का नहीं मिलेगा, 6 का मिलेगा। यह है फंडा ओनली बिजनेस का। एलिजिबल बिजनेस इज द ओनली बिजनेस, ये एज्यूम करके तुमको 80 आईएसी का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर पहले साल में लॉस है, लॉस, उस लॉस को हमने सेट ऑफ करके मेरी इनकम हुई है 4 लाख की, लेकिन ये इनकम एलिजिबल बिजनेस से नहीं है, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिला। दूसरे साल मुझे एलिजिबल बिजनेस से 8 लाख की इनकम है, तो 8 लाख की इनकम यहां आई है सर, आई है, तो मुझे 8 लाख का डिडक्शन दे दो ना। नहीं मिलेगा। क्यों? डिडक्शन लेने के लिए एज्यूम करो कि तुम्हारे पास सिर्फ एलिजिबल बिजनेस का ही बिजनेस है, तुम्हारे पास नॉन एलिजिबल बिजनेस नहीं है। अब ऐसा एज्यूम करने से क्या होगा? लास्ट ईयर का 2 लाख का लॉस करंट ईयर के 8 लाख से सेट ऑफ होके 6 लाख की इनकम ही बचाएगा, तो 6 लाख का डिडक्शन ले लो। यही है एजम्पशन, ये एजम्पशन पे तुमको डिडक्शन मिलेगा। हमने एजम्पशन लिया कि एलिजिबल बिजनेस ही तुम्हारे पास सिर्फ इकलौता बिजनेस है, तो उस केस में 2 लाख का पिछले साल का लॉस इस साल के 8 लाख को सेट ऑफ करके 6 लाख में बदल देगा, 6 लाख का ही डिडक्शन। सर यही है अभी जो मैंने आपको यहां पर पढ़ा है क्लास 6। इसका एग्जांपल दे दिया, एलिजिबल बिजनेस इज टू बी कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, पुरानी मशीन 20% तक हो सकती है या फिर इंपोर्टेड हो का एग्जांपल यहां पर दे दिया मैंने कि अगर तुम एलिजिबल बिजनेस 20 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हो तो 4 करोड़ तक की पुरानी मशीन इंडिया से परचेज कर सकते हो। बाहर से ला रहे हो तो उसको हम न्यू ट्रीट करेंगे, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो न्यू ही ट्रीट करेंगे। इंडिया से सेकेंड हैंड खरीद रहे हो तो 20% तक खरीद सकते हो। इंडिया से सेकेंड हैंड खरीद रहे हो ओल्ड तो 20% तक खरीद सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी पे रेस्ट्रिक्शन है, फर्नीचर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या इसमें फर्नीचर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? सर पुराना फर्नीचर खरीद लो, हमें कोई दिक्कत। बिजनेस नया आना पड़ेगा, तुम नया कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो, 3 साल तक जब बेनिफिट लोगे तो उन 3 सालों में तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ और उससे कम होना चाहिए। 3 सालों में तुम एलिजिबल बिजनेस रन कर रहे हो जिसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। वो 3 साल कोई भी 3 साल हो सकते हैं आउट ऑफ योर 10 ईयर्स, जिसमें पहला साल कौन सा होगा? जिस ईयर में तुमने इस कंपनी या एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाया है। अब इस पेज पे कुछ डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिख लिया, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
6 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन सेकेंड ईयर में नहीं ले पाओगे, जबकि इनकम 8 लाख है, ओवरऑल जीटीआई 12 लाख। क्यों सर? एज्यूमिंग कि वो सिर्फ आपका बिजनेस है, 2 लाख का दो का जो लॉस है पिछले साल का, वो 8 को कम कर देगा, 6 पे ले आएगा, इसीलिए 6 का ही बेनिफिट। ये एजम्पशन लेके हम डिडक्शन ले पाएंगे, कहता यही है सेक्शन। क्या करें सर? ऑडिट वाला पॉइंट, सर ये ऑडिट वाला पॉइंट एग्जैक्ट वैसा ही है, 80JJAA जैसा, कि सर तुमको अपने बुक्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और उसका रिपोर्ट ड्यूली फर्निश करना पड़ेगा बाय द स्पेसिफाइड डेट। अब ये स्पेसिफाइड क्या डेट है सर? 1 मंथ प्रायर टू द ROI ड्यू डेट। सर जनरली जिनके बुक्स की ऑडिट होती है उनका ROI ड्यू डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर। तो इससे 1 महीना पहले 30 सितंबर तक अकाउंट्स ऑडिट करवा के सीए की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, अगर हम 80 IAC का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास एक एलिजिबल बिजनेस है और तुम्हारे पास ही दूसरा बिजनेस है जो एलिजिबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे? 80 IAC का मिसयूज कैसे करोगे? देखो बताओ, ई लिमिटेड। ठीक, अब तुम्हारे पास एक एलिजिबल बिजनेस है, अब तुम्हारे पास दूसरा नॉन एलिजिबल बिजनेस है। ठीक, अब तुम क्या चाहोगे? यहां प्रॉफिट जितना बढ़ा सकूं बढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि इसका तो तुम्हें 80 IAC मिल जाएगा 100%। तुम तो यही चाहोगे ना, जानबूझकर एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे। तो कहता है कि अगर एसएससी ए लिमिटेड है, उसके पास 2 बिजनेस है, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल, तो यहां से अगर यहां कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है आपस में, इन दोनों के गुड्स जा रहा है, सर्विसेज जा रही है, या गुड्स ला रहे हैं, सर्विसेज ला रहे हैं आपस में, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, दूसरे से पहले बिजनेस में, तो ये मार्केट रेट पर होनी चाहिए, मार्केट रेट पर होनी चाहिए, प्रॉपर प्राइस पर होना चाहिए। तुम क्या करोगे? ज्यादा दाम पर माल बेच दोगे, किसको? एलिजिबल बिजनेस से नॉन एलिजिबल बिजनेस में, ज्यादा दाम पे, ताकि तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके एलिजिबल बिजनेस में, क्योंकि वहां डर नहीं है, जो भी प्रॉफिट होगा तुम सबका 80 IAC का डिडक्शन ले लो। तो गवर्नमेंट बोलती है ये चालाकी नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे 2 बिजनेस हैं और उन दोनों के बीच में अगर कोई तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज का, तो वो तुम प्रॉपर परफेक्ट मार्केट प्राइस पे करोगे, जानबूझकर तुम प्राइस को बढ़ाओगे या घटाओगे नहीं, टू बुक द एक्सेसिव प्रॉफिट इन योर एलिजिबल बिजनेस। कुछ सामान बेचना है तुमको, एलिजिबल से नॉन एलिजिबल पे तुम ज्यादा में बेच दोगे, खरीदना है तो कम पे खरीद लोगे, ताकि नॉन एलिजिबल में प्रॉफिट तुम्हारा कम हो जाए क्योंकि वहां टैक्स देना पड़ेगा, और एलिजिबल में तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाए क्योंकि वहां तो 100% का डिडक्शन है। तो ये पॉइंट बोलता है ऐसा नहीं करना, मार्केट वैल्यू पर डील करना। अगर मार्केट वैल्यू पर डील नहीं करोगे तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, वो तुम्हारी प्राइस को रीजनेबल बेसिस पर कंप्यूट करेगा, प्रॉफिट को रीजनेबल बेसिस पर कंप्यूट करेगा। तुम्हारे ही दोनों बिजनेस है और उनके बीच में क्या हो रहा है? गुड्स या सर्विसेज का तुम ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो बोलता है तुम्हारी प्राइस मार्केट वैल्यू पर होनी चाहिए, नहीं तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो प्रॉपर रीजनेबल प्रॉफिट निकाल सके। मतलब बेचते समय प्राइस ज्यादा मत चार्ज करना और खरीदते समय कम प्राइस में मत खरीदना, है ना। फिर से एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल बिजनेस को कोई सामान खरीदना है दूसरे, मतलब मेरे एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से सामान खरीदना है तो मैं कम दाम पे खरीद लूंगा, कम दाम पे खरीदने से मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, और मैं कौन हूं? एलिजिबल बिजनेस, तो मुझे तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, तुमको प्रॉपर जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उसी पर ट्रांजैक्शन करना है बिटवीन द 2 ब्रांचेस, वन इज एलिजिबल अनदर इज नॉन एलिजिबल। रीजनेबल मार्केट पे प्रॉफिट निकालना है, जानबूझकर प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं करो। कहता डिडक्शन प्रॉफिट से ज्यादा नहीं मिल सकता, ऑब्वियस सी बात है। एलिजिबल बिजनेस से 4 करोड़ का प्रॉफिट है तो 4 करोड़ के तो डिडक्शन लोगे सर। अब ये भी वही वाला पॉइंट है, क्या इस बार तुमने अपने दोस्त की बिजनेस से, मान लो मेरे पास एक बिजनेस है, अब मैं दूसरे कोई दूसरे एसएससी का कोई बिजनेस है, मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं? ट्रांजैक्शन, अदर पर्सन
मतलब इस बार ऊपर क्या था, तुम अपने ही ब्रांच से, तुम्हारे पास ही दो बिजनेस है, एक एलिजिबल और एक नॉन एलिजिबल, उसके बीच में ट्रांजैक्शन मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। तो बोला ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूं ना, बाहर की कंपनी से सेटिंग कर लेता हूं, मैं एलिजिबल बिजनेस हूं, मार्केट में किसी दोस्त की कंपनी को माल बेचूंगा, ज्यादा दाम पे माल बेच दूंगा, उसको लॉस होगा, उसका टैक्स बच जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगी, मैं डिडक्शन ले लूंगा। तो बोलता नहीं, उस केस में भी फिर आपको एक्सेसिव प्रॉफिट को इग्नोर करना पड़ेगा, डिडक्शन नहीं। सर बेसिकली एक्सेसिव प्रॉफिट का एडजस्टमेंट्स करना, आप रीड एंड इग्नोर है, रीड एंड इग्नोर, क्योंकि ये सब चीज इंटरमीडिएट लेवल पे है। सर ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी किसी भी स्टार्टअप को इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए मना कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन वगैरह इशू करके किसी भी स्टार्टअप को मना कर दे कि भाई हम तुमको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं। सर इस पॉइंट को रीड एंड इग्नोर, बाकी पॉइंट फालतू के हैं। इस पेज पर मैंने पहले ही बोला था रीडिंग पर्पस के लिए पेज है, खाली एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऑडिट रिपोर्ट वाला कि ड्यू डेट से 1 महीना पहले सबमिट कर देना, वही सेम चीज 80JJAA में आपने पढ़ा, कंप्लीट। सीधा आप क्वेश्चन पर चलता है। डन, यहां कुछ नहीं लिखना था। नेक्स्ट, डन डन। सर ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास 23rd एडिशन की बुक है, तो एक एक साल आगे देखिएगा उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनके पास 23rd एडिशन, 22nd। सर ये मेरे सामने 23rd एडिशन की बुक है, आपके पास मान लो 22nd एडिशन की बुक होगी, तो यहां पर ईयर का जो रेफरेंस है वो एक एक साल पीछे का मिलेगा, नथिंग एल्स। करते हैं, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर 24-25 हो या प्रीवियस ईयर 25-26 हो। अपने को बिजनेस कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23 से बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ है। कंपनी हो? हाँ सर कंपनी है। 22-23 पहला साल हो गया, फर्स्ट ईयर। क्या तुम्हारे पास एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट है? हाँ सर एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट है। तुम इनोवेटिव प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। अब तुम्हारा टर्नओवर देखो 100 करोड़ और उससे कम है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक 100 करोड़ और उससे कम, और 10 साल कौन से होंगे? सर जहां से तुम इनकॉर्पोरेट हुए, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, छठा साल, 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, 10वां साल। अब तुम 10 में से कोई भी 3 साल ले लो, तो सर पहले साल में लॉस है, मत लो यहां बेनिफिट, दूसरे साल में भी लॉस है, यहां भी बेनिफिट मत लो, तीसरे साल में लॉस है, यहां भी बेनिफिट मत लो, फिर चौथे साल में ले ले? सर नहीं लो यहां। क्यों? क्योंकि ये सारे लॉसेस चौथे साल के प्रॉफिट को कम कर देंगे सेट ऑफ करके। तो यहां भी तुम 80 IAC मत लो, क्योंकि इनकम तो है, चौथे साल में इनकम है, लेकिन तुम्हारे पहले, दूसरे, तीसरे साल की जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, सेट ऑफ करके तुम्हारी इस इनकम को कम कर देगा, तो तुम बेनिफिट ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो यू स्टार्ट क्लेमिंग डिडक्शन फ्रॉम 5th ईयर। 80 IAC यहां ले लो, 80 IAC यहां ले लो, 80 IAC यहां ले लो। सर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे साल में नहीं लेना है, लॉस है, और वो लॉस सेट ऑफ हो रहा है चौथे साल के प्रॉफिट से, तो चौथे साल की प्रॉफिट तो बहुत कम हो जाएगी सेट ऑफ होने के बाद। सर यहां पर 18.13 की प्रॉफिट है, ठीक, लेकिन ये इतने सारे लॉसेस को सेट ऑफ करके तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो बेटर है कि 3 साल कौन से लो? 26-27, 27-28, 28-29, जो तुम्हारे ये प्रीवियस ईयर है, इसमें तुम लो। यही इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में समझाया हुआ है। क्या? पहले कि क्या तुम एलिजिबल स्टार्टअप हो? तो यस सर मैं इनोवेटिव प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, मेरा इनकॉर्पोरेशन 1/4/2016 से 31 मार्च 2025 लिखेंगे वो बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर 25 में है, नहीं तो 2030। टर्नओवर मेरा 100 करोड़ और उससे कम है, और मेरे पास एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट है। तो सर मैं अब किसी भी 3 साल में बेनिफिट ले सकता हूं एलिजिबल स्टार्टअप का, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर 22-23 जो मेरा फर्स्ट ईयर है। अब लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में लॉस है, जिसके कारण मुझे इस तीनों सालों में डिडक्शन नहीं लेना चाहिए। अब मेरे पास प्रॉफिट कौन से ईयर से आ रहा है? 25-26 से आ रहा है, तो मैं डिडक्शन वहां लेना चाहूंगा। लेकिन हाउएवर 25-26 में जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा सेट ऑफ जो तुम्हारे पिछले 3 सालों के लॉसेज हैं, जिसके कारण तुमको डिडक्शन कम मिलेगा, लोअर। इसके कारण डिडक्शन तुम कब से लेना स्टार्ट करो? सर प्रीवियस ईयर
26-27 असेसमेंट या 27-28 से लेना स्टार्ट करो जो हमने यहाँ डिसाइड। सर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। आपका डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है विथ ऑल रेस्पेक्ट्स। सेट ए ऑल क्वेश्चन कंप्लीट, सेट बी ऑल क्वेश्चन कंप्लीट। तुम रिवीजन करने के लिए फ्री हो, तुम डाउट पूछने के लिए फ्री हो। नेक्स्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। डन डन। देखो इधर कुछ लिखना था क्या? डन डन डन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।